भारत की पहली महान शहरी सभ्यता, एक ऐसी दुनिया जो अपने समय से सदियों आगे थी और फिर अचानक जैसे हवा में गायब हो गई। तो चलिए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के इन्हीं अनसुलझे रहस्यों की पड़ताल करते हैं। सोचिए जरा, ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को दशकों से परेशान कर रहा है। ये इतिहास का एक ऐसा अनसुलझा मामला है जिसके जासूस आज हम बनने वाले हैं। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है उन सुरागों को एक एक करके जोड़ना जो वो लोग पीछे छोड़ गए, और सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी को फिर से बुनना। चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी, वो आखिर गायब कैसे हो गई? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उन सबूतों को देखना होगा जो वो अपने पीछे छोड़ गए। तो हमारे पहले सुराग कहाँ से मिलते हैं? उन्हीं शांत धूल भरे शहरों से जो आज खंडहर बन चुके हैं। पर ये सिर्फ खंडहर नहीं है, ये एक भूली हुई दुनिया की खिड़कियां हैं जो हमें अपनी कहानियां बताने का इंतजार कर रही हैं। तो ये है हमारे मुख्य जांच के केंद्र, हड़प्पा, जो व्यापार का एक बहुत बड़ा हब था। मोहनजोदाड़ो, जहां हमें वो मशहूर ग्रेट बाथ और कांसे की बनी डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली, और धौलावीरा, जो अपने जबरदस्त वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है। इन शहरों के खंडरों को देखकर ये तो एकदम साफ है कि ये कोई मामूली बसावट नहीं थी। तो चलिए इन सुरागों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये शक्तिशाली सभ्यता राजनीतिक और आर्थिक तौर पर चलती कैसे थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े इलाके में फैली एक जैसी संस्कृति को आखिर कंट्रोल कौन कर रहा था? क्या कोई राजा था या फिर कोई और ही सिस्टम था? शासक कौन था? देखिए, यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि हमारे पास दो मुख्य थ्योरीज हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ पूरे इलाके में एक जैसी ईंटें, एक जैसा शहरी ढांचा, यह सब एक शक्तिशाली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ इशारा करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें किसी एक राजा या शासक का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे लगता है कि शायद हर बड़े शहर का अपना अलग अलग शासक था। सबूत हमें दोनों दिशाओं में खींचते हैं। पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सुराग हमारे पास हैं। शहरों में ऊंची जगह पर बने गढ़ शायद सत्ता के केंद्र थे, और दिलचस्प बात यह है कि हमें कोई मंदिर नहीं मिला, जिससे लगता है कि यहाँ पुजारियों का नहीं बल्कि व्यापारियों का शासन था, जिनका पूरा ध्यान लड़ाई झगड़े के बजाय सिर्फ व्यापार पर था। और उनका व्यापार वाकई में बहुत बड़ा था। ये सभ्यता एक इकोनॉमिक सुपर पावर थी। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, वे मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत तक व्यापार करते थे। लोथल एक बहुत जरूरी बंदरगाह था, और ये सब कुछ बार्टर सिस्टम पर आधारित था, मतलब चीजों के बदले चीजें, क्योंकि उस समय सिक्के नहीं चलते थे। और ये बात तो कमाल की है, मोहनजोदाड़ो में बुने हुए सूती कपड़े के सबूत मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो शायद दुनिया में कपास उगाने और उससे कपड़ा बनाने वाले पहले लोग थे। विश्वास की एक दुनिया। लेकिन कोई भी सभ्यता सिर्फ राजनीति और व्यापार से तो नहीं बनती, है ना? उसे बनाने वाले लोग होते हैं। तो चलिए अब उन लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन को समझते हैं। वे रहते कैसे थे और उनका विश्वास किन चीजों में था? देखिए, उनका समाज काफी सोफिस्टिकेटेड था। ऊंचे गढ़ और निचले शहर बताते हैं कि समाज में ऊंच नीच थी, और वे लोग फैशन के बहुत शौकीन थे। कीमती धातुओं और पत्थरों से बने हार, कंगन और दूसरे गहने मिले हैं। यहां तक कि लिपस्टिक के भी सबूत मिले हैं। धर्म की बात करें तो मामला थोड़ा पेचीदा है। कोई मंदिर तो नहीं मिला, लेकिन कई मोहरों और मूर्तियों से उनके विश्वासों का पता चलता है। वे एक मातृ देवी की पूजा करते थे, जो शायद धरती की देवी थी। पशुपति जैसी एक देवता की मोहर भी मिली है, और वो पेड़ों और जानवरों की भी पूजा करते थे, खासकर उस रहस्यमयी एक सींग वाले जानवर की। और अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए रहस्य पर, उनकी भाषा। हमारे पास उनकी लिखाई के सबूत तो हैं, लेकिन आज तक कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया है, कोई समझ नहीं पाया है। उनकी लिखने की शैली भी मतलब कमाल की थी, जिसे बूस्ट्रोफिडॉन कहा जाता है। इसका मतलब है कि वो एक लाइन दाईं से बाईं ओर लिखते थे और अगली लाइन बाईं से दाईं ओर। ये बात उनकी लिपि को समझना और भी मुश्किल बना देती है। उनके विश्वासों के बारे में हमें एक और सुराग मिलता है उनके अंतिम संस्कार के तरीकों से। वे मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तन, गहने और दूसरी जरूरी चीजें दफनाते थे, जो इस बात का साफ संकेत है कि वो मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। महान लुप्तता।
तो हमने देखा कि ये सभ्यता कितनी संगठित, कितनी अमीर और अपने विश्वासों में कितनी गहरी थी। तो फिर हम उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। इतनी विकसित सभ्यता का आखिर हुआ क्या? वो क्यों और कैसे गायब हो गए? हुआ ये कि लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इन महान शहरों का पतन शुरू हो गया। लोग धीरे धीरे इन बड़े बड़े शहरी केंद्रों को छोड़ने लगे। पर क्यों? इसके खत्म होने के पीछे कई थ्योरीज हैं। एक है विवादास्पद आर्य आक्रमण की थ्योरी, जिसके कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ सबूत बड़े भूकंपों की ओर भी इशारा करते हैं, और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का टूटना भी एक वजह हो सकती है। लेकिन शायद सबसे मजबूत थ्योरी है क्लाइमेट चेंज। नदियां सूख गईं, बारिश कम हो गई और उनकी दुनिया धीरे धीरे जीने लायक नहीं रही। तो असल में कोई एक वजह नहीं थी। पूरी संभावना यही है कि इन सभी वजहों ने, बदलता मौसम, भूकंप और व्यापार में गिरावट ने मिलकर इस महान सभ्यता को अंत की ओर धकेल दिया। और ये इस कहानी का शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप से शहरी जीवन लगभग 1500 साल के लिए गायब हो गया और समाज वापस ग्रामीण और कम विकसित संस्कृतियों में लौट आया। तो जब तक हम उनकी इस खामोश लिपि को पढ़ नहीं लेते, सिंधु घाटी सभ्यता के न जाने कितने ही राज ही रहेंगे। ये एक खोई हुई दुनिया है जो आज भी अपने और रहस्यों के उजागर होने का इंतजार कर रही है।